Assalamu alaikum guys, this is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. So guys, today's topic is about Philip Sidney's An Apology for Poetry, and the second name of the same topic is The Defense of Poesy. एक्चुअली फ़िलिप सिडनी के मरने के 10 साल बाद इस काम को पब्लिश किया गया और दो पब्लिशर्स थे जिन्होंने इसको अलग अलग नाम से इंट्रोड्यूस करवाया। तो उन दोनों के नाम हैं पॉन्सॉनबे और ऑलने। इन दोनों प्रिंटर्स ने सिडनी के इस काम को डिफरेंट नेम से शाया करवाया। आज की जो हमारी वीडियो इसमें मैं थोड़ा डिस्कस करूँगी इसके बारे में। कुछ यानी कोई ऐसी असाइनमेंट नहीं है, लेकिन इसके बारे में जितने भी आपके डाउट्स होंगे उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं गाइस। तो ये जो एन अपॉलजी फॉर पोइट्री है और द डिफेंस ऑफ पोइज़ी है, ये बेसिकली एक ही बुक के दो नाम हैं। और एक स्टीफन गॉसन जो हैं एक प्योरिटन थे। प्योरिटन गाइस वो होते हैं कि फ़िरका वारे, जिस तरह एक ही मज़हब के दो तीन कैटेगरी होती है, जिसमें रोमन कैथोलिक्स थे, प्योरिटन्स थे और इसमें प्रोटेस्टेंट थे। जो प्योरिटन्स थे वो एक ऐसी क्लास थी जो बहुत ज़्यादा मजहबी क्लास थी और उन्होंने शायरों को बहुत ज़्यादा सस्पेक्ट किया, कंडेम किया, क्रिटिसाइज़ किया कि ये जो शायर हैं ये डाइवर्ट कर देते हैं, यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी जो असल जो लाइफ होनी चाहिए उससे उनको डाइवर्ट करके दूसरी चीज़ों की तरफ ले आते हैं। और गाइस, मेडिवल एज में जब शायरी को बहुत ज़्यादा सस्पेक्ट किया जा रहा था और ये कहा जाता था कि दैट पोइट्री इज़ नॉट मोर देन अ टॉय फॉर किड्स, क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे वो इसको पोइट्री को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे, तो इसीलिए इसको जो थे मेडिवल एज के जो राइटर्स थे और जो फ़िलासफ़र्स थे उन्होंने इसे पसंद नहीं किया। तो शायरी को एक बामक़सद मुफीद आर्ट समझने के इस मुबालगा आमेज़ी पर मुश्तमिल तहरीर समझा जाता था। और इंग्लैंड में जब क्वीन एलिज़ाबेथ थी तो उस पीरियड में इसको अच्छे तरीके से सामने लाया गया। इसका एक पॉजिटिव जो था फेस उसको पोइट्री का जो पॉजिटिव फेस था उसको सामने लाया गया और ये बताया गया कि नहीं, जो पोइट्री के अगेंस्ट हैं वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और गाइस, जो स्टीफन गॉसन ने शायरी पे जो इल्ज़ामात लगाए थे, पोइट्री पे जो उसने जो कहा था कि यानी जिस तरह उसको सस्पेक्ट किया था, क्रिटिसाइज़ किया था, उसमें 4 तरह के एलिमेंट थे। तो गॉसन ने कहा था कि शायरी जो है वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, यानी इसका कोई एक अच्छा काम नहीं है, बल्कि ये हम वक्त का ज़िया है। और फिर उसको कहा था उसने मदर ऑफ़ लाइज़। फिर उसने उसे कहा था थर्ड पे कि इट्स नर्स ऑफ़ अब्यूज़। एंड फोर्थ पे उसने ये कहा था कि प्लेटो ने भी बैनिश किया पोइट्री को अपनी रिपब्लिक से। तो यानी एक फ़िलासफ़र जो कि इतना काबिल फ़िलासफ़र है, जब उसने ही उसे अपनी रिपब्लिक से अलहदा कर दिया, किक आउट कर दिया, तो फिर क्या इसकी वो बचती है। इसको मैं आपको थोड़ा सा और एलाबोरेट कर देती हूँ कि गॉसन ने जो पोइट्स थे उनको कहा कि क्लॉन्स कहा उसने, उन्हें कहा कि जोकर्स हैं, मस्खरे हैं, और कॉमनवेल्थ का लुटेरा कहा, और उसने कहा कि अच्छाई की दुश्मन है ये। और फिर उसने हवाला दिया प्लेटो का कि उसने भी उसे बैनिश कर दिया था अपनी पोइट्री से। उसने पोइट्री को बहुत ज़्यादा रिडिकुलस और ल्यूडिकुलस करार दिया, जिसकी मिसाल ऐसे है कि गॉसन के मुताबिक औरतों का मर्दों के किरदार का अदा करना, उसने ट्रेजेडी को भी नापसंद किया। और उसने इस तरह कहा कि ट्रेजेडी जो है वो सिर्फ खून रेज़ी है, ब्लड शेड करवाती है और असल जो ट्रैक है उससे दूर करती है। ये सब जो हैं वो गॉसन के नज़रियात हैं, जिसके बाद फ़िलिप सिडनी ने इसको अपने तरीके से बताया, बयान किया कि नहीं, ऐसा नहीं है। फिर उसने कहा कि जो कॉमेडी है गॉसन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कॉमेडी है वो बड़ी रिडिकुलस सी है और फुली इस पे डिपेंड करती है, और ये सिर्फ हंसी मजाक का एक काम है जिसका सीरियस लाइफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
और उसने ये भी कहा कि जो ट्रेजेडी है वो अपने जज़्बात वो इस तरह लोगों को प्रोवोक करती है कि वो अपने जज़्बात जो हैं उनको काबू नहीं रख पाते और रोते हैं और असल चीज़ों से दूर हो जाते हैं, असल बातों से दूर हो जाते हैं। और इन जितने भी ये जो इल्ज़ामात थे इनको सिडनी ने बड़े अच्छे तरीके से इसका जवाब दिया। और गॉसन गॉसन ने ये जब अपनी बुक सॉरी अपना ये जो पम्फलेट जारी किया था इन अ स्कूल ऑफ अब्यूज़, इसमें उसने स्पेशली रेफ़र किया था इसको ये लिख कर कि टू द जेंटलमैन मास्टर फ़िलिप सिडनी, इस तरह कहकर उसको लिखा था ताकि और फ़िलिप सिडनी पे ये चीज़ अब मुकर्रर हो गई थी कि वो इस बात का इस पम्फलेट का जवाब दे। तो इस वक्त सिडनी जब ये शाया किया गया तो सिडनी जो थे वो इटाली से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करके अभी रिसेंटली आए ही थे। और सिडनी की क्वीन एलिज़ाबेथ का जो दरबार था उस तक अप्रोच थी क्योंकि वो एक बहुत अच्छे पोइट भी थे। उनका जो सोनेट टू स्टेला और रोमांस अकेडिया जो था वो जो था उसमें दरबार में बहुत ज़्यादा उसको शाया किया सुनाया जाता था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। और उनको कॉर्टली लिटरेरी स्पिरिट ऑफ इंग्लैंड का भी टाइटल दिया गया था। फिर गाइस 1896 में यानी ये जो दो पब्लिशर्स थे पॉन्सबी और ऑलनी ने इनको इन डिफेंस ऑफ पोइट्री और एन अपॉलजी फॉर पोइट्री को डिफरेंट नामों से शाया किया, पब्लिश करवाया गया। फ़िलिप सिडनी के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द फ़िलिप सिडनी शायरी तमाम उलूम को सीखने में मुआवन साबित होती है। यानी जो पोइट्री है वो एक ऐसी चीज़ है जिससे हम फ़िलासफ़ी और हिस्ट्री और बाकी किसी भी टॉपिक के मुतालिक अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और सिडनी ने जो पोइट्स थे उनको कहा था फादर ऑफ लर्निंग। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप अपने साथ साथ नोट कर लें और इससे आप अपने एग्ज़ाम में लिख भी सकते हैं कि जो पोइट्स हैं उसको सिडनी ने फादर ऑफ लर्निंग कहा था। और अकॉर्डिंग टू सिडनी इनको एक बहुत ऊंचा मुकाम हासिल होना चाहिए। और जैसा कि लैटिन और ग्रीक में भी इनको कहा जाता है कि जो पोइट्स हैं वो प्रोफेटिक अप्रोच रखते हैं कि यानी उनको पैगंबर कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि वो क्रिएटर हैं, जिस तरह खुदा ने ये दुनिया बनाई और उसके ये जो आइडिया था दुनिया का असल में खुदा के जहन में था। इसी तरह जो पोइट होते हैं वो अपनी इमेजिनेशन से एक नई दुनिया क्रिएट करते हैं और हमारे सामने लाते हैं। तो ये बहुत बड़े नाम हैं जो पोइट के साथ सिमिलेट किए गए हैं कि उनकी पोइट प्रोफेटिक अप्रोच होती है और वो क्रिएटर होते हैं। फिर इसी तरह गाइस जो एन अपॉलजी फॉर पोइट्री है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है कि पहले हिस्से में तो हमें बताया गया है कि शायरी को आर्ट ऑफ इमिटेशन कहा गया जिस तरह एरिस्टोटल ने बोला था। और ये कहा गया है कि ये एक ऐसी तस्वीर है जो एक बड़ी जिसका मकसद खुशी देना और टीच करना है, यानी टीच करना है डिलाइट के साथ, अम्यूज़मेंट के साथ। और सिडनी ने 3 तरह से इसको शायरी को पोर्ट्रे किया है। उसने बयान किया है कि जो पहले नंबर पे जो आती है शायरी मज़हबी होनी चाहिए, खुदा से रिलेटेड होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि इसमें कोई तज़ाद ना हो, ठीक है। और दूसरी यानी इसमें कोई कन्फ्लिक्शन ना हो। दूसरे नंबर पे ये आता है कि मालूमाती शायरी का मकसद तारीख़ी, एस्ट्रोनॉमी और दूसरे उलूम से आगाह करना है। यानी इस पहले नंबर पे जो पोइट्री आएगी वो गॉड से रिलेटेड होगी, गॉडेसेस जो भी इनका सिलसिला था उससे रिलेटेड होगी। और दूसरे नंबर पे जो पोइट्री आएगी वो तमाम उलूम को कवर करेगी, जैसे हिस्टोरी, फ़िलासफ़ी एंड अदर सब्जेक्ट्स लाइक साइंस एंड आर्ट्स। और जो थर्ड पे आएगी तीसरी किस्म की जो शायरी है उसे मज़ीद हिस्सों में तकसीम किया गया है। जैसे एरिस्टोटल की द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी में 6 एलिमेंट्स थे जिसमें सबसे पहले प्लॉट आएगा, प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, म्यूज़िक एंड स्पेक्टेकल्स। तो इसी तरह जो इसकी तीसरी किस्म है उसमें आता है लियोरिक,
heroic, lyric and pastoral, iambic, satire, comic, tragic and pastoral। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें शायरी में मोहब्बत, प्यार, नफ़रत और ये सारे जज्बात जो हैं, हमदर्दी, रहमदिली जैसी जो बातें हैं उनको एलाबोरेट किया जाता है। इसके साथ साथ जुल्म, ज़्यादती और ये सारी बातें जो बुराइयां, अच्छाइयाँ, इन सब के बारे में सबक दिया जाता है कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ गलत। जिस तरह पोइटिक जस्टिस होता है कि जिसने गलत किया है उसको गलत ही उसका रिज़ल्ट मिलेगा और जिसने अच्छा किया उसको अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा। ये सारी बातें जो हैं ये ये जो थर्ड कैटेगरी है इसमें जितनी भी टाइप्स हैं पोइट्री की उन सब को अच्छे तरीके से इनसे एलाबोरेट किया जाता है। जबकि जो पहली दो हैं वो कन्फाइंड हैं और बाउंड हैं। जैसे पहली जो है वो सिर्फ मज़हब से रिलेटेड होनी चाहिए, जो दूसरी जो है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, जैसे हिस्टोरी, फ़िलासफ़ी, साइंस एंड आर्ट्स एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स। और कुछ आपको ये और बता देती हूँ गाइस कि जो तनकीद निगार थे जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था, तो सिडनी ने उनको बहुत बेवकूफ़ समझा है और उन्हें इस काबिल नहीं समझा कि वो शायरी को समझ पाएँ, क्योंकि शायरी को, पोइट्री को समझने के लिए भी एक उम्दा ज़हन की ज़रूरत होती है। तो फ़िलिप सिडनी ने उन सब शायरों को बेवकूफ़ करार दिया है। और जो 4 ऑब्जेक्शंस लगाई थी स्टीफ़न गॉसन ने कि फर्स्ट पे इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, देन इट्स अ मदर ऑफ लाइज, थर्ड पे आता है इट्स अ नर्स ऑफ अब्यूज़, एंड फोर्थ दैट इट इज़ ऑल्सो बैनिश्ड बाय प्लेटो द ग्रेट फिलोसोफर ऑफ गोल्डन एज। तो उसको भी मैं आपको थोड़ा सा एलाबोरेट कर देती हूँ। पहले के वेस्टेज ऑफ टाइम कैसे है पोइट्री, वो कहता है कि यानी इससे हमें कोई अच्छा सबक नहीं मिल पाता, जबकि सिडनी हमें बताता है कि चीज़ें जो हैं वो शायरी की खूबसूरती में, जो सिडनी के मुताबिक जो चीज़ें हैं शायरी की खूबसूरती में इजाफे का सबब तो बन सकती हैं, मगर शायरी इनके ताबे नहीं है। शायरी को वक्त का ज़िया भी कहा गया है, जिसको रद्द करते हुए, जिसको ना मानते हुए सिडनी कहता है कि शायरी अच्छाई की तरफ ले जाने वाली रहनुमा है और मसीहा है। यानी ये टाइम का वेस्टेज नहीं है। अगर हम शायरी को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैसेज आपको ज़रूर मिलता है। तो इसलिए ये वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं कहला सकती। दूसरी साइड पे जब हम देखते हैं तो इसे मदर ऑफ़ लाइज़ कहा गया है कि ये झूठों की दुनिया है, ये झूठी है। जबकि सिडनी ने कहा है कि ये झूठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि पोइट्स ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि वो सच बोल रहे हैं। ये तो क्रिस्टल क्लियर है हम सबके सामने कि जो पोइट्स हैं उनकी जितनी भी शायरी होती है वो इमेजिनरी होती है। वो अपने इमेजिनेशन से क्रिएट करते हैं, वर्ड्स के साथ इस तरह खेलते हैं कि वो एक खूबसूरती से कुछ जो भी नज़म वगैरह जो भी पोइम या आर्ट क्रिएट करते हैं वो इमेजिनरी आर्ट होता है। ये तो सबके सामने है, तो इसको कैसे कहा जा सकता है कि वो मदर ऑफ़ लाइज़ है। तो शायरी इंसान को ख्वाबों में रहने का दर्स देती है, जिसकी वजह से वो हकीकी ज़िंदगी में एक नाकाम इंसान साबित होता है। ये कहना था स्टीफ़न गॉसन का कि ये हमें ख़्यालों में रखती है, जबकि इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। जबकि हकीकत में इंसान जिन मसाइल और परेशानियों का सामना करता है, शायरी इन पर पर्दा डालने की कोशिश करती है, ऐसा स्टीफ़न गॉसन का कहना है। जबकि अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा विजुलाइज़ करें कि अगर इस टेंशन भरी दुनिया में अगर थोड़ी देर के लिए पोइट्री आपको सुकून देती है तो क्या वो अच्छी चीज़ नहीं है? क्या वो अगर आपको इस हकीकी दुनिया से थोड़ा सा दूर ले जाकर थोड़ा सा आपको कंफर्ट फ़ील करवाती है, या आप उससे कुछ सीखते हैं, या आपको थोड़ी सी आपकी टेंशन रिलीज़ होती है, तो क्या ये पोइट्री का अच्छा इफ़ेक्ट नहीं है, अच्छा इम्पैक्ट नहीं है? तीसरा जो है उसको कहा गया है नर्स ऑफ़ अब्यूज़, यानी ये जो गलत चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाती है, उनको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान करती है। अगर देखा जाए तो प्लेटो के टाइम पे जो पोइट्री हो रही थी वो बहुत न्यूड पोइट्री थी, वल्गर पोइट्री थी, जिससे स्टूडेंट्स को इंसिनुएट किया जा रहा था, इंस्टिगेट किया जा रहा था और उसके गलत इम्पैक्ट पड़ रहे थे। इस वजह से प्लेटो ने उसको नापसंद किया। और प्लेटो जो था वो पोइट्री के अगेंस्ट नहीं था, उसका तो अपना काम रिपब्लिक जो था वो पोइटिक फॉर्म में था और बहुत अच्छे तरीके से उसने उसे बयान किया था, जबकि एरिस्टोटल का जो था वो वर्स फॉर्म में था।
तो एक इंसान जो खुद एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है और वो भी एक ग्रेट फ़िलासफ़र, तो कैसे वो पोइट्री के ख़िलाफ़ हो सकता है। प्लेटो सिर्फ उस पोइट्री के ख़िलाफ़ था जो कि गलत तरीके से लोगों को बहका रही थी। तो ये नर्स ऑफ अब्यूज़ नहीं है। सिडनी इन तमाम ऑब्जेक्शन को रद्द करते हुए कहता है कि शायरी इन खामियों की ज़िम्मेदार नहीं है। जिस तरह मोहब्बत एक मोतबर और मुक़द्दस जज्बा है, एक ख़ालिस चीज़ है, अगर मोहब्बत गलत तरीके से की जाए या गलत चीज़ को मोहब्बत के साथ मुंसलिक किया जाए तो कसूर मोहब्बत का नहीं है, मोहब्बत करने वाले का है। इसी तरह पोइट्री ख़राब नहीं है, पोइट्री को ख़राब तरीके से जो यूज़ करते हैं वो गलत हैं। इसी तरह पोइट्री जो है वो ख़ुद झूठी नहीं है, पोइट्री को झूठ बनाने वाले झूठे हैं। और फोर्थ पे आ जाता है ये इल्ज़ाम कि प्लेटो ने शायरी को अपनी रिपब्लिक से बैनिश किया, किक आउट किया। क्यों किया? क्योंकि पोइट्री ने, मैंने ये आपको पहले ही बता दिया है कि प्लेटो पोइट्री के अगेंस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी अपनी जो रिपब्लिक है वो पोइटिक फॉर्म में लिखी गई है और बहुत अच्छे तरीके से उसने उस बुक को लिखा है, तो और सारे रूल्स को फॉलो किया है। लेकिन उसने इसलिए उसको सस्पेक्ट किया है क्योंकि उसके टाइम पे जो पोइट्री थी उसको गलत अंदाज में पेश किया जा रहा था, जिसकी वजह से प्लेटो ने उसको बुरा समझा और उसको क्रिटिसाइज़ किया। 16th सेंचुरी में ये जो पोइट्री थी, प्योरिटन्स ने, स्टीफन गॉसन ने इसको क्यों नापसंद किया? क्योंकि जो वही बात आगे कि ध्यान डाइवर्ट किया जा रहा था, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस एक्टिविटीज़ में मुलविस थे और वो नहीं चाहते थे कि कोई ऐसी एक्टिविटीज़ लाई जाएँ सोसाइटी में जो कि इंतशार फैलाएँ, जो कि बच्चों को डाइवर्ट करें या उनको गलत तरीके से सामने लाएं। तो अब बात करते हैं ट्रेजेडी की। सिडनी ने ट्रेजेडी पे भी बात की है, लेकिन सिडनी ने ट्रेजेडी को बिल्कुल एरिस्टोटल की तरह फॉलो किया है, बल्कि उन्होंने एरिस्टोटल को एडमायर किया है कि जो थ्योरी एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के लिए हमारे सामने पेश की है, सेम इसी तरह जो फिलिप सिडनी है वो भी उसको लेकर चलते हैं आगे, और वो कहते हैं कि 3 यूनिटीज़, यानी जो एरिस्टोटल ने पेश की थी, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ टाइम। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये यूनिटीज़ हैं, अगर ये एक ट्रेजेडी में प्रॉपर तरीके से एडजस्ट नहीं की जाती तो वो ट्रेजेडी का डाउनफॉल होता है। इसी तरह जो सिडनी है वो एरिस्टोटल के इन ख़यालात के साथ बिल्कुल अग्री करते हैं, और वो कहते हैं, उनका ये मानना है कि जो ट्रेजेडी है उसका मकसद जो है वो बुराई और जुल्म को रोकना है। यानी जब हमारे से ड्रामेटिस्ट जो कैथारसिस करवाता है तो उससे हम लोग प्योरीफाई होते हैं और हमारे अंदर एक क्लैरिटी आती है, हमारा जहन साफ़ होता है, और हम इस चीज़ पर पोइटिक जस्टिस करवाती है। और हम अगर उस चीज़ से गुज़र रहे हैं या कोई ऐसा एक्ट हम लोग गलत कर रहे हैं जिसको हम जब ट्रेजेडी में पढ़ते या देखते हैं कि इसका नतीजा ये निकलेगा, तो हम उससे बाज आ जाते हैं, और हमारी यही कोशिश होती है कि ये काम हम लोगों से सरजद ना हो। इसी तरह एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो पोइट्री है वो बाउंड नहीं है। पोइट्री जो है वो बहुत एक वास्ट सब्जेक्ट है, हिस्ट्री और फ़िलासफ़ी की तरह बाउंड नहीं है। जिस तरह हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि सिर्फ हम लोगों को पास्ट के बारे में बताया जाता है और सिर्फ उससे रिलेटेड ऐसे वाक़यात हम लोगों को बताए जाते हैं जो कि हो चुके हैं, जबकि फ़िलासफ़ी लॉजिकली तौर पर हम लोगों को चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करती है। लेकिन पोइट्री इन दोनों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, इन दोनों से ज़्यादा अफजल क्यों है, बरतर क्यों है? क्योंकि अपने अंदर पोइट्री फ़िलासफ़ी और हिस्ट्री को भी समेट सकती है और दुनिया के हर सब्जेक्ट को अपने अंदर समेट सकती है। पोइट्री बाउंड नहीं है, और पोइट्री किसी भी टॉपिक के बारे में बोल सकती है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो लव एंड वॉर से रिलेटेड हो, चाहे वो जुल्म और सितम से हो रिलेट, या किसी भी टॉपिक से।
तो इसी तरह जो पोइट्री की खूबसूरती है और उसकी असलियत है, उसको जो पोइट हैं एक कदम आगे बढ़ा के दिखाते हैं। अब जिस तरह वर्ड्सवर्थ की आपको याद होगी, हम लोगों ने बचपन में भी पढ़ी है, डैफोडिल्स एक पोइम थी जिसमें उसने इतनी खूबसूरती से डैफोडिल्स की ब्यूटी को हमारे सामने पोर्ट्रे किया था दैट वी कुड विजुअलाइज दैट द सीन ऑफ डैफोडिल्स। तो इसी तरह पोइट के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी भी चीज़ को आपके सामने इस तरह लेकर आता है कि आप उसको विजुअलाइज़ कर सकते हो। जो जो आप उस चीज़ को पढ़ते हो, आप उसको फ़ील करते हो। तो यही चीज़ जब आप फ़ील करते हो तो बहुत ज़्यादा इसका आपको असर होता है। तो अगर पोइट्री अच्छे तरीके से लिखी गई हो, एक अच्छे टॉपिक के साथ लिखी गई हो, जिसका मकसद आपको आपकी क्लैरिटी करना हो, आपकी प्योरिफिकेशन करना हो, तो आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा सीखते हो। इसी तरह अगर हिस्ट्री और फ़िलासफ़ी अगर पोइट्री के थ्रू आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स का अगर आपको पोइट्री के थ्रू कोई मैसेज दिया जा रहा हो, तो आपको अम्यूज़मेंट से, डिलाइटमेंट से एक लेसन टीच करवाया जाता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा सबक देता है। ना कि इतना हिस्ट्री और फ़िलासफ़ी पढ़ने से आपको नहीं समझ आती जितना कि पोइटिक फॉर्म में आप जब उसको पढ़ते हो या सुनते हो या फ़ील करते हो तो उस तरीके से आपको समझ आती है। तो सिडनी के ये जितने भी जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू था, जो उसने स्टीफन गॉसन की ऑब्जेक्शंस पे के बारे में उसने जब काम किया और इसके बारे में सारा लिखा और बताया, तो ये बहुत अच्छे तरीके से उसने एलाबोरेट किया। और ना सिर्फ उसने डिफेंस किया पोइट्री का, बल्कि पोइट्री की एक असल खूबसूरती को हमारे सामने दिखाया कि ना सिर्फ हम लोग पोइट्री को बेहतर समझने लगे, बल्कि पोइट्री की अहमियत भी हमारे सामने उजागर हुई। और जो ज़वाल था पोइट्री का, उसे अरूज मिला, यानी उसको जो उसका पोइट्री का जो डाउनफॉल हो रहा था उसको एकदम से इम्पोर्टेंस मिली। और इस चीज़ को सिडनी की इस बुक से इस चीज़ का यकीन दिलाया गया कि पोइट्री इज़ नॉट अ वेस्टेज ऑफ टाइम, पोइट्री इज़ नॉट अ मदर ऑफ लाइज, पोइट्री इज़ नॉट अ नर्स ऑफ अब्यूज़। एंड इफ़ we can say that Plato didn't banish poetry from his republic. He was against that sort of poets who used it with ridiculous activities, or who used poetry in order to instigate the students, like using nude poetry or ridiculous and vulgar poetry. तो ये सारी चीज़ें जो थी, इसकी वजह से प्लेटो ने बैनिश किया था पोइट्री को अपनी रिपब्लिक से। अगर प्लेटो ख़िलाफ़ होते तो अगर प्लेटो पोइट्री के ख़िलाफ़ होते तो कभी भी वो अपना काम जो रिपब्लिक था उसको पोइटिक फॉर्म में इंट्रोड्यूस ना करवाते। जितने भी फ़िलासफ़र्स थे उनको ये अच्छी तरह बात पता थी कि अगर पोइट्री क्योंकि पोइट्री को बहुत ज़्यादा, पोइट्री में ये एबिलिटी है कि वो आम अल्फाज से ज़्यादा इंसान पे एक अच्छा इम्पैक्ट डालती है और एम्फसाइज़ करती है और एडमायर किया जाता है उसको पोइटिक फॉर्म में लिखे हुए काम को। तो इसीलिए प्लेटो ने भी अपने कामों को पोइटिक फॉर्म में लिखा। Hope guys you learned something from this video. If you learned even a one word, so please don't forget to like, share and subscribe my channel Literary Birds. इंशाल्लाह अपनी जो आने वाली वीडियो में एन अपॉलॉजी ऑफ पोइट्री फॉर पोइट्री को अच्छे से देखेंगे और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए गाइस। अल्लाह हाफ़िज़।